Hello students, myself Ajay Singh Solanki, Faculty Social Science Resonance PCCP Division. Today I am here to discuss about few questions regarding NTSC Stage 1 of a very interesting chapter. The name of the chapter is Globalization and the Indian Economy, Class 10, a chapter from your economics section. आइए शुरुआत करते हैं हम. पहला क्वेश्चन है, which of the following term is used to describe trade between two or more countries? Internal trade, international trade, external trade और local trade. अब आपका कौन सा इनमें से ऑप्शन है जो आपको ये बता रहा है कि आप दो कंट्रीज के बीच में क्या कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो? तो आपका डायरेक्ट क्या बन रहा है आंसर? इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं. हम एक नेशन से दूसरे नेशन में जब जाते हैं तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के थ्रू जाते हैं. जब हम दो कंट्रीज में ट्रेड कर रहे हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड हो जाएगा वो. ठीक है. व्हाट इज मेंट बाय इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट? चंडीगढ़ में आता है ये. अब आप अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसका जो मैं कहता हूँ लेवल हाई है. हम हो सकता है आपका चंडीगढ़ में जब आपका वहाँ पर जो स्टेट बोर्ड की बुक्स चलती हो वहाँ पर इस लेवल पे दे रखा हो कंटेंट, बट हम अगर ओवरऑल देखते हैं तो थोड़ा सा लेवल इसका हाई रहेगा. क्वेश्चंस इस तरीके के कई बार हमें मिल जाते हैं एनटीएससी में अलग अलग स्टेट्स के अंदर कुछ कुछ क्वेश्चंस जो बाकी स्टेट्स वालों को कई बार लगता है कि ये टॉपिक कहाँ से आ गया है. आइए देखते हैं क्या ऑप्शन है इसके अंदर. इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मोटिवेटेड बाय द गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट मेड बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टमेंट दैट डिपेंड ऑन इनकम एंड प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम एंड प्रॉफिट. बेसिकली हायर क्लासेस में इस तरह की टर्म्स को यूज़ किया जाता है. आपका इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करता है? इनकम पे और प्रॉफिट पे. अगर आपकी इनकम ज़्यादा हो रही है तो अपने आप आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो आप क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करोगे. एग्जाम्पल से समझ लें, अगर अपन 10th क्लास में है कि आपका एक बिजनेस चल रहा है, ठीक है, एक बिजनेस हाउस है आपका, अब उसके अंदर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, आपका इनकम अच्छी खासी हो रही है, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट और बढ़ाएंगे. फॉर एग्जांपल आप अपना फिक्स कैपिटल को क्या करेंगे? इंक्रीज करने का प्रयास करेंगे. आप मशीनरीज लगा सकते हैं, आप नए नए इक्विपमेंट्स लगा करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे ताकि और आपकी सेल्स बढ़े और आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए. चंडीगढ़ में पूछा था ये सवाल, अच्छे लेवल का सवाल है. थर्ड, द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट 5 year प्लान ऑफ इंडिया वास. आपका पंचवर्षीय योजना है, 5 year प्लान्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है. टोटल आपके 12 5 year प्लान्स आए, ठीक है. और उसके बाद क्या हुआ साहब? उसके बाद क्या हुआ? आपका नीति आयोग ने इसको टेक ओवर कर लिया, ठीक है. 12 पंचवर्षीय योजनाएं 5 year प्लान्स आने के बाद नीति आयोग आ गया है. अब एक सवाल मेरा यहाँ पे आपसे कि नीति आयोग क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, और अभी इसके करंट में सीईओ जो होते हैं वो चेंज हुए हैं, तो आपको पता करना है. क्यों बनाए गए थे 5 year प्लान्स आपके अलग अलग? आइए पहले उसके बारे में भी बात कर लें. क्योंकि आज़ादी के जब आज़ादी मिली अपने को इंडिया में, उसके बाद एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमें अलग अलग सेक्टर्स को टारगेट करते हुए डेवलपमेंट करना था. तो हर पंचवर्षीय योजना के अंदर स्पेसिफिकली कुछ सेक्टर्स को टारगेट किया गया. जैसे कि जब फर्स्ट 5 year प्लान था तो उसके अंदर आपका एग्रीकल्चर पे ज़्यादा टारगेट था. उसके लिए कई तरीके के इरिगेशन कैनाल्स बनाए गए ताकि एग्रीकल्चर हम बेटर वे में कर पाए. सेकंड जब 5 year प्लान आया तो उसके अंदर फैक्ट्रीज को कैसे हम इंक्रीज करें, कैसे बड़े बड़े सरकारी कारखाने लगाए जाएं, उस पर आपका फोकस रहा गया. अब सवाल ये है कि आपका ये पहला 5 year प्लान कब चालू हुआ था? 1947 से 52, 1950 से 55, 1955 से 1960 और 1951 से 1956. तो डेटा बेस्ड क्वेश्चन है. अब आपको अगर डेटा याद है तो आप कर देंगे, वरना दिक्कत आ जाएगी. चूज द करेक्ट सीक्वेंस टू इंडिकेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स.
इस तरीके के सवाल आपके एनटीएससी में आते हैं। स्टेज 2 के अंदर तो ज़्यादा देखने को मिलेंगे, स्टेज 1 में भी आते हैं। तो हमें तैयारी इस प्रकार से करनी है अपनी एनटीएससी की। आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इमेज वाले क्वेश्चंस, हम उस पे भी अपने आप की कमांड अच्छी रखें। आइए बात करते हैं। हमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हैज फॉर्मुलेटेड अ पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड अमंग द मेंबर नेशन। बिल्कुल, आपका WTO 1995 में जब बना, अब ये थोड़ा सा अपन अगर बात करें तो फिर कनेक्ट करते हैं अपन सोशल साइंस को। क्लास 10th में आपने द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ा है, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, आपका फिर जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, WTO आ रहा है। तो क्यों बनाया था, क्या इन सब संस्थाओं को बनाने का मकसद क्या था? WTO को बनाने का मकसद क्या था? जो इसके मेंबर नेशंस हैं वो आराम से इजीली अपने आप में एक फ्री ट्रेड कर पाए। तो पहला तो मुझे सही लग रहा है। देखते हैं आगे। द डेवलपिंग नेशंस आर इमेंसली बेनिफिटेड बाय द फ्री ट्रेड पॉलिसी। बिल्कुल नहीं साहब, आपका डेवलपिंग नेशंस को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाया, क्योंकि हमने उस चैप्टर में पढ़ा था द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में कि डेवलप्ड नेशंस को ध्यान में रखते हुए, वेस्टर्न कंट्रीज को ध्यान में रखते हुए इनकी कुछ पॉलिसीज बनाई गई थी। और तभी तो जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज थी उन्होंने अपना एक खुद का संगठन बनाया था G77 करके, NIEO करके। ठीक है, तो यही मजा है सोशल साइंस में, चैप्टर्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं और जब अपन लिंक से लिंक बनाएंगे तो आंसर अपने आप तक पहुंचेगा। तो सेकंड मुझे नहीं लगता साहब, दूसरा हो गया। तीसरा, द डेवलप्ड कंट्रीज आर इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग द वीकर कंट्रीज थ्रू दिस पॉलिसी। अब डेवलप्ड कंट्रीज ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रही, बट जिस इम्पैक्ट से उनको हेल्प करना चाहिए उतना तो उन्होंने हेल्प नहीं किया, ये भी अपने को नहीं लगता। द डेवलपिंग कंट्रीज आर सब्जेक्टेड टू इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इन द नेम ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी। अब जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज थी, कहीं ना कहीं उनको इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिला इन द नेम ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसीज। कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई गई जिसके द्वारा जो आपका डेवलप्ड कंट्रीज थी, कहीं ना कहीं उनका इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ रहा। तो ये मैं कह सकता हूँ कि आपका ट्रू है। तो आपका क्या बन गया है, आपका TFFT कहाँ देखने को मिल रहा है हमें? आपका डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। एक बहुत अच्छा सवाल आपसे पूछा गया। ठीक है, इस तरह के सवालों की हमें प्रैक्टिस और करनी है। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स, ट्रेड क्या होता है साहब? ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार। जब आप एक्सचेंज कर रहे हो गुड्स को दो पार्टीज के बीच में, ठीक है, उसके बाद ट्रेड हो गया। फिर आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? जब आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या हो रहा है, आप कुछ चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हो और कुछ चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हो। और जब ये आपका फेवरेबल कब हो जाएगा? जब आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है। अनफेवरेबल कब हो जाएगा? जब आपका इंपोर्ट ज़्यादा है। तो आपकी ये चार टर्म्स हमें देखने को मिल गई। ट्रेड, फिर आप इंटरनेशनल ट्रेड भी ले सकते हो उसमें, बैलेंस ऑफ ट्रेड, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। फेवरेबल में क्या होगा आपका? आइए ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। कर्नाटका में आता है सवाल, द वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट इज लेस देन वैल्यू ऑफ विजिबल इंपोर्ट, द वैल्यू ऑफ बोथ इज इक्वल। आपका द वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ विजिबल इंपोर्ट इज डिफरेंट, द वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ विजिबल इंपोर्ट। तो आपका डी आंसर निकल करके यहाँ पे आता है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO सिचुएटेड? वॉशिंगटन, जेनेवा, दिल्ली एंड कैलकाता, जिसको अपन कोलकाता भी बोलते हैं आजकल। तो सीधा सा सवाल जेनेवा। डायरेक्ट क्वेश्चन है अपना, बुक के अंदर दे रखा है। तो कई बार आपका NTSC में बिल्कुल सिंपल से सवाल भी आ जाते हैं, तो हमें बहुत बारीकी से पढ़ना है अपनी NCERT। कोई भी टॉपिक उसके अंदर हमें ऐसा नहीं समझना है कि ये तो साइड में दे रखा है, ये तो टर्म है, छोड़ दो, नहीं, कई बार वहीं से सवाल बन जाता है आपका। चलिए भैया आगे देखते हैं। गुजरात में आया था। WTO कब एस्टेब्लिश हुआ था आपका? चार आपके पास यहाँ पे ईयर दे रखे हैं, 1995, 1998, 1991,
1992, 1991 आपका LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आपका मनमोहन सिंह जो आपके उस टाइम पे इकोनॉमिक फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये पॉलिसीज लेकर के आए। 1992 की बात करें तो आपका फेडरलिज्म की जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो आपका उस टाइम पे डिसेंट्रलाइजेशन की बात चल रही थी। बट सवाल आता है कि WTO कब बना था, तो 1995 में। ए विल बी योर राइट आंसर। गुजरात में आया। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग WTO? नॉट ट्रू, ध्यान रखना ये वाले सवाल बहुत ज्यादा NTSC में आते हैं, नॉट कर देते हैं वो, और बच्चा जल्दीबाजी में नहीं पढ़ता तो उसका आंसर गलत हो जाता है। आइए देखते हैं। It allows free trade to all countries without any trade barriers. It aims is to liberalize international trade. It establishes rule regarding international trade. WTO rules have forced the developing countries to remove trade barriers. तो साहब मुझे जब डी ऑप्शन में पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। इन्होंने ऐसा कोई फोर्स नहीं किया है डेवलपिंग कंट्रीज को कि आप ट्रेड बैरियर्स को क्या कर दें, आपका रिमूव कर दें। जब मैं बाकी के 3 ऑप्शन पढ़ रहा हूँ तो ये मुझे समझ में आ रहा है कि ये आपका WTO काम करता है, बट ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करने के लिए डेवलपिंग कंट्री से WTO ने कोई फोर्स नहीं किया है। ठीक है, अब एक सवाल आता है कि सर ट्रेड बैरियर क्या होते हैं? तो मैं बहुत सरल भाषा में यहाँ बता देता हूँ, इट इज एंट्री टैक्स। कह लीजिए आप, अगर चाइना से कोई गुड इंडिया में आ रहा है तो अपन ट्रेड बैरियर लगा करके क्या कर सकते हैं, उसकी प्राइस को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो बहुत सरल भाषा में अगर देखें तो क्या होता है साहब, एंट्री टैक्स होता है। हालांकि जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें अपन उसको पूरा डिटेल में समझते हैं दैट व्हाट इज ट्रेड बैरियर। कब आया था साहब, ये हरियाणा में आया था। आगे देखते हैं, विच ग्रुप डिमांडेड अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर? कहाँ पर आया था ये? आंध्र प्रदेश में आया था। बट ये सवाल तो कहाँ से है आपका, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से। ये ग्लोबलाइजेशन में थोड़ी दे रखा है, इट इज फ्रॉम द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, आपका हिस्ट्री में जो चैप्टर आता है। तो ये आपका सवाल है। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको भी सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका NIEO, अभी मैंने बात करी थी, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर किस ग्रुप ने डिमांड किया था? G77, सार्क, ग्रुप 8 और ऑल ऑफ द अबव। तो अभी तो अपन ने बात करी थी थोड़ी देर पहले G77, बट यहाँ पर एक सवाल और बन गया, सार्क कंट्रीज कौन सी आपको पता लगाना है। ठीक है, ये आपको पता लगाना है। आइए अगले सवाल पे आते हैं अपन। ग्लोबलाइजेशन हैज इनेबल्ड विच लार्ज इंडियन कंपनीज टू इमर्ज एज MNC? MNC क्या होता है साहब? ये मल्टीनेशनल कंपनी जो एक से ज्यादा नेशन में अपना वर्क कर रही हैं, अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड कर रही हैं। टाटा, बिल्कुल साहब ये तो आपका MNC है। इन्फोसिस बिल्कुल MNC है। रेनबैक्सी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये भी MNC है। और डी तो साहब ऑल ऑफ द वो हो जाएगा जब तीनों ही हैं। तो इन्फोसिस का आपका बिजनेस एक्सपेंडेड है, रेनबैक्सी का है और टाटा मोटर्स का है। तीनों ही अपने आप में एक अपने अपने सेक्टर्स के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, अच्छा इनका एक कमांड है अपने सेक्टर पे। 11th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट रोल प्लेड इन ग्लोबलाइजेशन? इंटरनेशनल कंपनी, MNC, नेशनल कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। तो MNC का जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे कि अपन वॉलमार्ट की बात करते हैं, आपका अगर कुछ लोग, मैं यहाँ कोटा से रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ तो कोटा के अंदर आपका वॉलमार्ट है। ठीक है, इसको हम लोकल बात अगर देसे देखें जनरल तो बेस्ट प्राइस भी बोलते हैं कई बार। एक सवाल यहाँ पे, क्या वो इंडिया की कंपनी है, क्या वो बाहर की कंपनी है? ठीक है, क्या उसको अभी किसी ने एक्वायर कर लिया है क्या? तो बहुत सारे सवाल। बट फिर वापस हम अपने टॉपिक पे आएंगे कि MNCs जो हैं वो ग्लोबलाइजेशन के अंदर एक अच्छा रोल प्ले करती हैं। तो एक और सवाल मैं आपसे यहाँ पे छोड़कर अगले सवाल पे बढ़ रहा हूँ कि क्या वॉलमार्ट इंडिया की कंपनी है या बाहर की, और क्या उसको अभी किसी और ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है? अगर कर लिया है तो किस ग्रुप ने किया है? छत्तीसगढ़ में आया था ये आपका। द MNC ऑफ इंडिया इज, ठीक है, इन्फोसिस है से अभी तो अपन ने देखा, एशियन पेंट भी है, टाटा मोटर भी है।
तो ऑल ऑफ दिस हो गया। ये राजस्थान में फिर आ गया 2018 में, थोड़ा सा चेंज करके सवाल को आपका क्या कर दिया, राजस्थान में डाल दिया। तो आपका अगर आप पिछले 5 साल के पेपर्स स्टेज 1 के अपनी स्टेट के लगाओ, आप तो हर स्टेट के तो नहीं लगाना, टाइम में तो लगा भी लो, ठीक है, सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने स्टेट के तो कम से कम पिछले 4-5 साल में जो NTSC स्टेज 1 में सवाल आए उनको तो पेपर्स को आपको करना ही है सॉल्व। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल पे जाकर के वो सवाल पूछ रहे हैं, किस तरीके के वो सवाल पूछ रहे हैं, क्या मेरी तैयारी उस लेवल पे चल रही है, क्या मैं मैच कर पा रहा हूँ। अगर नहीं तो मुझे मेहनत करनी और है, अगर हाँ तो अब मैं ठीक ट्रैक पर हूँ, अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं आराम से NTSC निकाल दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। 13th क्वेश्चन, इन विच 5-year प्लान महलनोबिस मॉडल वाज अडॉप्टेड इन इंडिया। अब ये क्या पूछा था साहब आपका, दिल्ली में। अब ये अपन अगर डिस्कस करें तो क्या आपको कहीं पे दे रखा है, PC महलनोबिस, एक बहुत फेमस नाम, जनरली हम हायर क्लासेस में इसको पढ़ाते हैं, आता है। PC महलनोबिस मॉडल भी है, जिन्होंने आपका सेकंड जो 5-year प्लान था, उनका जो एक मॉडल था ग्रोथ डेवलपमेंट का, कैसे फैक्ट्रीज को एक्सपेंड करवाना है, उस मॉडल को इंडियन गवर्नमेंट ने 5-year प्लान के अंदर अप्लाई करवाया था। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इनकी फुल फॉर्म PC प्रशांत चंद्र महलनोबिस, ठीक है, जो जहाँ तक नॉलेज है मेरे को ये उनका पूरा नाम है, एक बार फिर भी हम कंफर्म कर लेंगे। आइए देखते हैं क्या सेकंड इसके अंदर आ रहा है। बिल्कुल सेकंड जो आपका 5-year प्लान था आपका, उसके अंदर ये मॉडल अडॉप्ट किया गया था। बट ये सवाल फिर थोड़ा सा, जो बाकी बच्चे देख रहे होंगे उनको लगेगा सर ये सवाल तो कहीं अपन ने पढ़ा ही नहीं, बट अलग अलग स्टेट्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन जो स्टेट स्पेसिफिक पूछ लेते हैं, तो दिल्ली वालों ने इसको पढ़ा होगा अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर, तो आ गया सवाल ये वाला। ठीक है, आइए देखते हैं अगले सवाल पे अपन। That is the name given to an economy which has no relation with rest of the world. Capitalist, mixed, closed or socialist? Closed economy. Your answer will be closed economy because उनका बाकी दुनिया के देशों से कोई संपर्क नहीं है, कोई कनेक्टिविटी रिलेशन नहीं है। क्या आप बता सकते हैं मुझे कि आज के टाइम पे कोई ऐसा देश होगा जो क्लोज्ड इकोनॉमी है, जो कहता है कि आई एम सेल्फ सफिशिएंट इन द रिसोर्सेज, मुझे किसी और देश से कोई रिसोर्सेज लेने की या ट्रेड करने की आवश्यकता नहीं है? मुझे नहीं लगता। ठीक है, अच्छा अपन अगर अपनी किताब देखते हैं, अगर अपन अपनी बुक्स को देखते हैं सोशल साइंस की, तो आपका 15th सेंचुरी के आसपास चाइना ने खुद को आइसोलेट कर लिया था। चाइना ने बाद में तो फिर वो ट्रेड करना चालू कर दिया था उसने कुछ सालों बाद, बट द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में आपको ये पढ़ाया जाता है कि चाइना ने कुछ 15th सेंचुरी के आसपास अपने आप को आइसोलेट कर लिया था। अब वो एक अलग चैप्टर हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, बट हाँ ये आप क्लोज्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल आपको क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। 15th क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज प्रेजेंटेशन। मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स एन इकोनॉमी वेयर देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये तो 3 की टर्म्स हैं हमारी चैप्टर की। एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंड आपका ग्रोइंग क्रॉप्स अलोंग विद रियरिंग एनिमल्स, तो ये तो भैया अलग ही चीज हो गई। एक आपका सी जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। इंडिया क्या है, एक आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्योंकि यहाँ पे आपके दोनों प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं। प्राइवेट में तो आपका अभी अपन ने एग्जांपल लिया, जियो की बात कर लें, टाटा की बात कर लें, रेनबेक्सी की बात कर लें। पब्लिक में आपका BHEL की बात कर लेते हैं, अपन ONGC की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बिहार के अंदर पूछा था सवाल। इसी के साथ हमारा जो आज का ये एक सेशन था जिसमें हमने NTSC के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए, आपको स्ट्रैटेजी बताई, आपके साथ डिस्कशन हुआ कि किस तरीके के सवाल आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। आई होप इस वीडियो के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जब चैप्टर हम तैयार कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन वाला, तो उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स थे जहाँ से सवाल प्रीवियस ईयर्स के अंदर आ चुके हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।